बदलते वक्त के साथ एक नया दौर देखेंगे। एक ख्वाब टूटेगा, थोड़ा रुकेंगे, फिर एक ख्वाब और देखेंगे। साथियों, हम अपने ख्वाबों से रिलेटेड इतने बीज बिखेर देंगे कि अगर उनमें से कुछ भी जड़ पकड़ लें तो एक विशाल बट वृक्ष बन के तैयार होना चाहिए। नमस्कार साथियों, YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स में मैं अभय सिंह लोधी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इस समय क्लास 10वीं की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हिंदी में अगर कहा जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लास्ट लेक्चर है, जो लेक्चर आपका 10 है, जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑन वर्ड्स प्रॉब्लम, कि हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन सी क्वेश्चंस बन रहे थे। और उनमें से प्रीवियस सेशन 9 में मैंने आपको डिस्कस किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कास्ट, और उसके बाद में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। ये दो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज के इस रिमेनिंग सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इन 3 प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर आज कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे, लेकिन एक जरूरी सूचना है कि यार अगर आप लोग प्रीवियस सेशन या फिर आप जो टॉपिक चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके कंप्लीट लेक्चर्स देखना चाहते हैं, या फिर हमारी जो और भी हमने कंप्लीट किया यहाँ पर क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल, अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्च करेंगे, उसमें से आपको टॉपिक वाइज हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसे आप क्लिक करेंगे, सिमिलर उसके हर एक लेक्चर आ जाएंगे आपके सामने। आप कोई भी लेक्चर्स, कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। सबसे पहले हम फ्रैक्शन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद हम एज से रिलेटेड, और उसके बाद में टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने एक पहला क्वेश्चन लिया है, और ये क्वेश्चन गिवन एग्जांपल है अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ हाउएवर 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. What is fraction? क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रीड करिए, थोड़ा सा समय दीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है और इसी लैंग्वेज का यूज करके हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सिमिलर एज प्रीवियस लेक्चर्स की तरह हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन जो लैंग्वेज कह रहा है कि अगर एक फ्रैक्शन है बिकम्स 4/5, कोई फ्रैक्शन है, देखो 4/5 हो जाती है। कब हो जाती है? यदि 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं उस फ्रैक्शन के। मीन्स फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन क्लियर होना चाहिए। फ्रैक्शन होती है एक, हिंदी में कहा जाता है इसे भिन्न, और भिन्न क्या है? P/Q के फॉर्म में कोई भी नंबर्स अगर लिखा है, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे लिखा हुआ P/Q पे अगर कोई भी टाइप के फ्रैक्शन लिखा हुआ है, कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, देन यह एक फ्रैक्शन है, यह एक भिन्न है। देखिए, अब क्वेश्चन ने हमसे यही बात कही है कि 1 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में दोनों में अगर एक ऐड कर दिया जाए तो आपका जो फ्रैक्शन है 4/5 हो जाता है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर उसी में से वो जो फ्रैक्शन है आपकी, उसी के अंश और हर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है? देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन? उस फ्रैक्शन को हमें डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है कि हमारी फ्रैक्शन क्या होगी। चलिए देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, आपसे कहता है
व्हाट इज फ्रैक्शन, आपको नहीं पता है कि फ्रैक्शन क्या होगा, आपकी भिन्न क्या होगी। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है हमारी। अगर हम न्यूमरेटर को x कह रहे हैं और डिनोमिनेटर को आपके y कह रहे हैं, देन हमारी जो फ्रैक्शन हो रही है, लेट कर रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर है, ये जो हमारा न्यूमरेटर है, अगर इसको हम x कह रहे हैं, एंड यहीं पर अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, ये अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर अगर हमने लेट किया y, अगर न्यूमरेटर किसी भी फ्रैक्शन का x है और डिनोमिनेटर y है, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बिकम्स, अब फ्रैक्शन साथियों यहां पर हो जाता है x बाई वाई, क्योंकि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर आपका कोई भी फ्रैक्शन होता है, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, x बाई वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे कि जो क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, कंडीशन हम यहां पर फर्स्ट अभी ले रहे हैं, आप कंडीशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिस प्रकार से हमसे कहता है, बस हम सिमिलर वैसे ही करते चले जाएंगे और क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसमें 1 ऐड कर दिया जाए, बोथ में, ये जो है बोथ में ऐड कर रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहां पर से अगर क्वेश्चन कह रहा है 1 ऐड किया जाए, देखिए पहली जो कंडीशन है ये हमारा है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो कह रहा कि फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, ये जब ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 4/5 के इक्वल। बात क्लियर है, हमने क्या किया, फ्रैक्शन जो था x बाई वाई, उसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया, देन हमारी जो फ्रैक्शन है 4/5 के इक्वल हो गई। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह दें, अगर चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x + 5 = 4y + 4। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, 5x - 4y + 1 = 0। ये आप इक्वेशन फर्स्ट यहां पर से फाइंड कर चुके हैं। अब इस इक्वेशंस को यहीं पर एज इट इज रहने दीजिए। सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं, उसने कंडीशन हमें दूसरी कंडीशन उसने दिया है कि भाई हाउ एवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अगर यही जो हमारी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर मीन्स अंश में और हर में, दोनों में अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी जो फ्रैक्शन है, जो हमारी भिन्न है, ये 1/2 हो जाती है। तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या है, ये जो फ्रैक्शन थी भाई x बाई वाई है, और इसी में न्यूमरेटर में 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है भाई 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हमारी हो जाती है 1/2। 1/2 हो जाती है ये फ्रैक्शन। भाई इसे आप सिंप्लीफाई करिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है, चलिए इसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करिए 2x - 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x - 10 = y - 5। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करके लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x - y, ये आपका निगेटिव टाइम्स 5 है, यहां पर आएगा पॉजिटिव टाइम्स हो जाएगा, -5 = 0। ये आपने यहां पर से सेकेंड इक्वेशन फाइंड कर लिया। देखिए यहां पर हमेशा लैंग्वेज का यूज करके एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लास्ट लेक्चर में भी किए हैं। तो वहां पर जो आपकी इंडेक्स होती थी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, वो कितनी होती थी, 2 होती थी। यहां पर हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो वेरिएबल्स की पावर होगी वो केवल 1 होगी, जो मीन्स हाईएस्ट जो इंडेक्स होगी वो ऑलवेज 1 के इक्वल होगी। तो यहां पर से हमें 2 इक्वेशंस मिल चुकी हैं। अगर इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को
मैं एक साथ नोट कर देता हूं, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। हम इसके नीचे इसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा आसानी होगी। -5 = 0, ये है हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, हमें फाइंड करना होता है अब यहां पर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब अगर किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, या तो यहां पर हम मेथड किस, आपके 3 टाइप्स के मेथड मैंने डिस्कस किए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मुझे सबसे ज्यादा जो इजी मेथड लगता है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर हम यूज करेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूज कर रहे हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि। देखिए हम यहां पर इसे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। हमें अपना समय बचाना है। अगर मुझे अपना समय थोड़ा सा बचाना है तो भाई इसे हमें वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये y है। देखिए अब यहां पर से हम अगर मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें आप इक्वलिटी साइन के साथ, उन्हें आप इक्वलिटी साइन के साथ में एज इट इज लिख देते हैं। यहां पर वेरिएबल क्या है, x एंड y हैं, और कांस्टेंट टर्म्स के लिए आप 1 यूज करते हैं। x लिखेंगे, y लिखेंगे माइनस नेगेटिव टाइम से साथ में, या फिर y भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म आप 1 लेंगे। इनका डिनोमिनेटर लिख दीजिए, डिनोमिनेटर लिखिए। डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक पूरे लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज यार उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे जाके, क्योंकि वहां पर से हर एक चीज क्लियर होगी। अब मैं यहां पर वैसे भी आपको करके बताता हूं कि भाई अगर हम x का जो डिनोमिनेटर यहां लिखते हैं, यार ये जो x के कॉलम ऑफ विच हैं उन्हें आप छोड़ देते हैं, उन्हें आप लीव कर देंगे। ये आपने x के जो कॉलम ऑफ विच हैं उन्हें छोड़ेंगे। ये क्या है, y के -4, -1, 1 एंड -5, इन्हें नोट डाउन कर देंगे। और जब हम y के लिए लिखते हैं, इसके जो कॉलम ऑफ विच हैं उन्हें आप छोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5, 2, 1, -5, 5, 2, 1, -5। उसके बाद में जो कांस्टेंट टर्म्स की बात करेंगे तो कांस्टेंट टर्म वाले टर्म आप छोड़ देंगे जो कॉलम ऑफ विच है, और कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y एज इट इज यहां पर आप नोट डाउन कर देंगे। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये सभी चीजें। देखिए ये हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। अब हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो एरो साइन है इनका यूज करके। अगर इन एरो साइन का यूज किया जाए तो ये जो न्यूमरेटर है x को एज इट इज, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है -4 का -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू -5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स क्या, इसे हम डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस एंड -1, ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मीन्स कि 1 एंड 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ये तो +1 हो जाएगा, इक्वल टू -y, न्यूमरेटर में -y है, डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, ये कितना है, ये -5 है, हाँ -5, ये -25 हो गया, -25 -2, -25 -2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स के डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -5 -2 एंड -4 प्लस का 8। आई होप कि आपने मल्टीप्लाई करना यहां पर से सीख लिया होगा। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं भी देखा है तो इतना इजी मेथड है कि आप आसानी से अगर सहभागिता करते हैं यार बराबर की, तो ही आपको समझ में आएगा। ये आपने सॉल्व किया, 21 हो गया, इक्वल टू -y डिवाइडेड बाई -27, नेगेटिव साइन यहां पर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर 27 इक्वल टू 1/8 में -5 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना हो जाएगा 3 के इक्वल। अब एक चीज आप देख रहे हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन में जब हम देखते हैं कहीं पर कंडीशन गिवन होती है a = b = c,
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मीन्स क्या है कि ये जो ए है साथियों ये सी के भी इक्वल है एंड ये जो ए है ये बी के भी इक्वल है। दो कंडीशन यहां पर से क्रिएट हो जाती हैं और यहां पर बी भी आपका सी के इक्वल है ना। अगर ये ए है ये बी के इक्वल है और यहीं पर ये जो बी है ये सी के भी इक्वल, मीन्स कि ये तीनों इक्वल हैं। तो यहां पर उस कंडीशन का हम यूज करने वाले हैं। ये जो है x/21 इक्वल है 1/3 के और y/27 भी इक्वल है 1/3 के। तो यहां पर से ये जो a है मीन्स कि x/21 इक्वल टू 1/3। फर्स्ट आपको मिल जाएगी एक कंडीशन x/21 इक्वल टू 1/3 एंड सेकेंड क्या कंडीशन मिल जाएगी y/27 इक्वल टू 1/3। सिमिलर अब यहां पर से साथियों इसे सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर से फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। देखिए ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 21 x इक्वल टू 21/3 x इक्वल टू 21/3 मीन सिंपल यहां पर से x कितना मिल गया आपको 7 मिल गया। x आपको मिल गया 7 एंड जब y इक्वल टू 27/3 देन हम यहां पर से y कितना फाइंड कर लेंगे y मिल जाएगा 9। आई होप कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट इज द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमने लेट किया था कि x/y है जिसमें न्यूमरेटर आपका x है और डिनोमिनेटर आपका कितना है ये y है। x एंड y की यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। सिमिलर आप यहां पर फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। हेंस लिख लीजिए 10 लिख लें या हेंस लिख लें। हेंस द फ्रैक्शन इज x/y मीन्स की 7/9। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आपको ये बोर्ड में या कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा कि किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कहां पर आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से बनाते रहिए। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आएंगी, इससे हटके कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब इसी से रिलेटेड हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं और वो भी आपका क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो यहां पर एग्जाम्पल सेकेंड यार गिवन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator when both the numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times the numerator. Determine the fraction. क्वेश्चन सेकेंड है और ये क्वेश्चन गिवन है कि भाई जो डिनोमिनेटर है एक फ्रैक्शन है x/y के फॉर्म में, एक फ्रैक्शन है x/y के फॉर्म में। इसका जो डिनोमिनेटर है ना, ये जो क्वेश्चन है इसका डिनोमिनेटर 4 more than twice the numerator, जो न्यूमरेटर है उससे 4 ज्यादा है और उसका 2 टाइम्स भी है। मीन्स कि अगर हम न्यूमरेटर को x कह रहे हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2x + 4 है, वो आपका न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है और न्यूमरेटर का 2 टाइम्स है। ये देखिए यहां पर 4 more than twice मीन्स 2 टाइम्स भी है और 4 ज्यादा भी है। देन उसके बाद में when both the numerator and denominator, अगर हम अंश और हर दोनों में 6 डिक्रीज करते हैं मीन्स 6 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, तब हमारा जो डिनोमिनेटर है जो हमारा हर है वो भाई 12 टाइम्स हो जाती है। किसका 12 टाइम्स हो जाता है द न्यूमरेटर, जो हमारे अंश है उस अंश का 12 टाइम्स हो जाता है। कब जब हम उसमें 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में। हमें डिटरमाइन द फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को फाइंड करके बताना है कि ये फ्रैक्शन क्या होगा। क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। देखिए अगर जब भी कहता है कि हमें डिटरमाइन द फ्रैक्शन, हम क्या करेंगे सबसे पहले उस फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे और यहां पर उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है मैं उसे x कह रहा हूं और जो डिनोमिनेटर है उसे हम हर कह रहे हैं। तो यहां पर लेट करते हैं, लेट कर रहे हैं फ्रैक्शन। मैं डायरेक्ट यहां पर फ्रैक्शन लिख रहा हूं। ये फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर आपका y है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे, इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन के प्रश्नानुसार, हिंदी में इसे प्रश्नानुसार शायद लिखते हैं, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4। देखिए यहां पर ये इसने डिनोमिनेटर की बात करी है। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर यहां पर x, ये आपका डिनोमिनेटर सॉरी यहां पर y है और जो न्यूमरेटर है वो x है। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन फर्स्ट है इसका, ये जो डिनोमिनेटर है कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इतनी लैंग्वेज को समझना आप, 4 मोर देन ट्वाइस किसका? न्यूमरेटर का, अंश का 2 टाइम्स है और ज्यादा है। मीन्स कि ये जो हर है ना, हर को अगर कहा जाए, ये जो डिनोमिनेटर है ये अंश का 2 टाइम्स है और इससे 6 ज्यादा है। क्या बात आपको क्लियर हो रही है? मैंने आपसे कंडीशन, इसने क्वेश्चन ने इस प्रकार से कहा है कि जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका हर है, वो 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है भाई? न्यूमरेटर से। और कितना ज्यादा है? ट्वाइस ऑफ 4, ट्वाइस भी है और मोर देन 4। इसका आप ट्वाइस करिए, जो आपका अंश है, जो आपका न्यूमरेटर है, और उसमें 4 ऐड कर दीजिए। ये इतनी कंडीशन है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा क्रम में लिखते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। आपने यहां पर इक्वेशन फर्स्ट फाइंड कर लिया, फर्स्ट कंडीशन, जिस प्रकार से क्वेश्चन हमसे कह रहा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6, कि यदि व्हेन, जब हम बोथ, अंश और हर में, दोनों में अगर हम 6 घटा देते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हो जाता है 12 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर। बात को समझिएगा। देखो ये जो बोथ ऑफ न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, दोनों में अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर हम बोथ में 6 सब्ट्रैक्ट करें, चलिए 6 मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा अभी एक इक्वलिटी साइन हमने यूज करेंगे। बोथ में हमने 6 सब्ट्रैक्ट किया, अंश और हर में, देन डिनोमिनेटर बिकम्स, डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, इसका 12 टाइम्स हो जाता है। ये न्यूमरेटर का, ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि भाई अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो हमारा हर है, डिनोमिनेटर, ये 12 टाइम हो जाता है न्यूमरेटर का। तो हमने यहाँ पर 6 पहले सब्ट्रैक्ट किया बोथ में, उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर था, इस डिनोमिनेटर को उसने कहा है ये डिनोमिनेटर इक्वल है 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर के। तो जो भी हमारा न्यूमरेटर आएगा उसके बाद 6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा? y माइनस 6 इक्वल टू 12x माइनस 72, 12x माइनस y माइनस 72 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर से 72 है प्लस 6, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 72 में 6 को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आई होप कि ये आपका हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 66 के इक्वल होगा। देन इक्वेशन क्या आ जाएगी? 12x माइनस वाई माइनस 66 इक्वल टू 0। ये आपने यहां पर से इक्वेशन सेकंड फाइंड कर लिया। इक्वेशन सेकंड, ये आपकी कंडीशन सेकंड से हमने फाइंड किया है। अब यहां पर हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन क्या है? एक्स वाई वाई के फॉर्म में। अगर एक्स वाई वाई के फॉर्म में है मीन्स कि हमें यहां पर सेपरेटली एक्स फाइंड करना होगा एंड सेपरेटली वाई फाइंड करना होगा। अगर हम इसमें से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का यूज करके एक्स एंड वाई फाइंड कर पाए तो यार उन्हें फाइंड कर लेते हैं। फाइंड तो कर पाएंगे, फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे कि अगर हम ये जो y है
यहां पर से आसानी से एलिमिनेट हो सकता है। मीन्स कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बोथ हमारे कैंसिल हो जाएंगे। एक बार यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखते हैं। यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम्स, या फिर कैन बी रिटन एज भी लिख सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 12x माइनस वाई माइनस 66 इक्वल टू 0। अब हमने कहा इन बोथ इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम बोथ को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में जो हमारे साइन हैं वो चेंज हो जाते हैं। जब साइन चेंज हो जाएंगे कितना हो जाएगा? माइनस 10x, y निगेटिव y पॉजिटिव कैंसिल हो गए, प्लस 70 इक्वल टू 0। प्लस 66 नहीं, ये आपका हो जाएगा 66 प्लस 4, ये ऊपर आपका 4 है, y माइनस 6, 1 मिनट, 12x माइनस वाई 72 प्लस 6 है। एक मिनट, यहां पर कुछ करेक्शन गलत, देखिए गलती हो चुकी है इस क्वेश्चन में। जब यहां पर ये कह रहा था यार 4 मोर देन ट्वाइस, मैंने यहां पर यूज किया है डिजिट 6, तो ये जो कंडीशन फर्स्ट थी यहीं पर से थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, ये आपको हो जाएगा यार 4। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहां पर चेंजेस करना होगा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई कैलकुलेशन हमारा ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आई है। चलिए अब यहां पर से x फाइंड करते हैं, इसे सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 10x इक्वल टू माइनस 70, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70/10, x इक्वल टू 70/10, या फिर यहां पर से x को कहा जाए डायरेक्ट कि हमें मिल गया भाई 7 के इक्वल। अब इस x को पुट करिए और किसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में से कहीं भी आप पुट कर दीजिए। मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं x इक्वल टू 7, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है क्या? y इक्वल टू 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स, क्या भाई हमने फाइंड किया अभी 7 इंटू 2 कितना हो गया 14 हो गया, 14 प्लस 4 18, y कितना आ गया? y आ चुका है यहां पर से 18। हम क्या यहां पर फ्रैक्शन अब बता सकते हैं? हम बिल्कुल फ्रैक्शन बता सकते हैं, क्योंकि हमने लेट किया था फ्रैक्शन आपका x बाई वाई। 10 द फ्रैक्शन इज x बाई वाई, मीन्स की 7/18। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कैमरे में यार दिख रहा होगा, क्योंकि काफी चीजें कभी कभी कट जाती हैं, मुझे नहीं पता चलता है कि कितनी चीजें आ रही हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपने, ये जो हमारी प्रॉब्लम थी फ्रैक्शन से रिलेटेड, उसको आपने लर्न किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी थर्ड, वो है यार एज से रिलेटेड, की उम्र से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप अगर इसे पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो यार बिल्कुल आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। मैं इतना आसान वे में इसे एक्सप्लेन करूंगा जितनी आसानी से मैंने इसे कभी लर्न किया था। देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड गिवन है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स is added to the father's age, the sum is 70, but the twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the ages of father and son. ये आपकी प्रॉब्लम है एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। उम्र से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन होंगे कुछ इसी प्रकार के होंगे, तो आप थोड़ी सी हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशन टू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। अब हम एग्जांपल थर्ड को सॉल्व करते हैं।
ये जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज जो कह रही है वो कह रही है कि इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर, अगर हम उम्र को साल में लेते हैं तो ये जो ट्वाइस द सन्स एज है मीन्स कि एक बेटा है और उसका एक पिता है, इन दोनों में एक रिलेशन गिवन है उसकी उम्र के बीच में कि ट्वाइस द सन्स एज, अगर हम बच्चे की उम्र का दोगुना लेते हैं एंड इन अ ईयर टू द एडेड द फादर्स एज, अगर हम बच्चे की उम्र का दोगुना एंड पिता की उम्र को एक साथ अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल सम जो है वो 70 के इक्वल है। लेकिन अगर यहीं पर दूसरी बात है चेंजेस किया जाए कि यदि हम द ट्वाइस ऑफ द फादर एज, अगर हम पिता की उम्र को दोगुना कर दें और बेटे की उम्र को यहां पर सन्स एज, बेटे की उम्र को एज इट इज रहने दें, मीन्स कि पिता की उम्र को सिर्फ हम दोगुना कर दें और जो बेटे की उम्र है दोनों को ऐड कर दें, देन जो हमारी दोनों का सम है, ये जो दोनों का सम है ये 95 हो जाता है। तब हमें फाइंड करना है कि भाई पिता की उम्र क्या है और उसके बच्चे की उम्र क्या है, दोनों को हमें सेपरेटली बताना है कि उन दोनों की इस समय उम्र कितनी है। क्वेश्चन आपने अपने तरीके से रीड किया होगा, वैसे तो मैंने भी आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ें गिवन है, एक तो पिता की उम्र है और एक उसके बच्चे की उम्र है। तो यहाँ पर उन दोनों की उम्र हमें फाइंड करनी है, उन दोनों की एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें अभी तो नहीं पता है कितने ईयर के हैं, लेकिन हम क्या इन्हें लेट कर सकते हैं। भाई मैथमेटिक्स हमेशा हमें लेट करके बता देती है कि इसकी जो उम्र है x है एंड इसकी जो बेटे की उम्र है वो y है। चलिए लेट करते हैं फादर्स एज। सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं कि पिताजी की जो उम्र है फादर्स एज, ये अगर एज की बात की जाए, एज किस में लेंगे हम, मंथ में तो हमें लेना नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा है इन ईयर, तो हमारी x ईयर हो गई। यहीं पर अब हमारे सन्स, इसी के जो बेटे की उम्र है, इसी के पुत्र की जो उम्र है ये y ईयर के इक्वल है। समझ में आया, हमने लेट कर लिया x ईयर एंड y ईयर। अब इसने जो क्वेश्चन ने हमसे कहा है ये बात हम अभी सपोज कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमसे जो क्वेश्चन ने कहा है कि इफ द ट्वाइस द सन्स एज, अब सन की एज क्या है भाई, ये y ईयर है, मीन्स कि y का हमें 2 टाइम्स करना है। क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि हमें ट्वाइस करना है सन की एज का, सन्स एज, पुत्र की उम्र का दोगुना इज एडेड टू द फादर्स एज, पिता की उम्र में हमें ऐड करना है। ये जो पिता की उम्र है, पिता की उम्र कितनी हमने लेट किया, x किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, ये जो फर्स्ट कंडीशन है, केस फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो कह रहा है क्वेश्चन कि बेटे की उम्र को दोगुना करिए, चलिए बेटे की उम्र को मैंने दोगुना कर दिया, हमने क्या लेट किया x, क्वेश्चन ने किया ट्वाइस द सन्स एज, ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड, यहां पर इज एडेड मीन्स कि ऐड कर दीजिए प्लस का साइन, उसके बाद टू द फादर्स एज, टू द फादर्स एज, फादर्स एज कितनी है, x ईयर है। इन दोनों को, ये जो है दोनों चीजें मिला करके इनका जो सम है इज 70, ये 70 के इक्वल है। भाई ये जो दोनों का सम है, पिता की उम्र और पुत्र की उम्र का जो सम है यहाँ पर 70 के इक्वल गिवन है। एक आपने इक्वेशन फाइंड करी है, इस इक्वेशन में अगर थोड़ा सा और चेंज किया जाए तो इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x + 2y - 70 = 0। ये इक्वेशन हमने यहाँ पर फर्स्ट फाइंड किया। अच्छा, आपने फर्स्ट जैसे ही फाइंड कर लिया, केस सेकंड की चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है या यहाँ तक का हमने यूज कर लिया है। अब आगे की बात है, बट द ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड। अब भाई यहाँ पर अब वो कह रहा है कि ट्वाइस द फादर्स एज, पिता की उम्र का दोगुना करिए। पिता की उम्र हमने क्या लेट किया, x किया था, पिता की उम्र का दोगुना करिए, उसके बाद में एडेड टू द सन्स एज, मीन्स कि इसे ऐड कर दीजिए सन्स एज। सन की उम्र कितनी है भाई, बेटे की उम्र, ये y ईयर है, इसको ऐड करेंगे, देन क्या हो जाता है,
द सम इज 95, इन दोनों का जो सम है ये 95 के इक्वल हो जाता है। बात क्लियर है? बात ये है उसने कही है ट्वाइस द फादर्स एज, पिता की उम्र का दोगुना करिए, और जो पिता की उम्र में ही जब दोगुना करते हैं उसके बाद उसमें बेटे की उम्र को ऐड करिए, जब ऐड करते हैं तो उनका दोनों का सम है वो 95 के इक्वल हो जाता है। ये जब 95 के इक्वल हो जाता है तो एक इक्वेशन मिल जाती है 2x + y - 95 = 0। ये आपने सेकेंड इक्वेशन फाइंड कर लिया है। ये यहां पर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या मिल जाती है साथियों, यहां पर से हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल जाती हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन यही हमें बताना था। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलती है x + 2y - 70 = 0, और सेकेंड इक्वेशन है 2x + y - 95 = 0। ये आपने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड किया है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में x एंड y, x हमने लेट किया कि एज है फादर की, एंड जो y है एज है सन की। x एंड y मीन्स कि इनकी दोनों की सेपरेट हमें एज निकालनी होगी। अगर हमें इन्हें सेपरेटली निकालना है तो यहाँ पर सिमिलर हम यूज करेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि का यूज करके x एंड y फाइंड कर लेंगे। वैसे तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये है मल्टीप्लिकेशन। अब इस मल्टीप्लिकेशन में x एंड y वेरिएबल्स एज इट इज लिखिए, x - y 1, इन्हें सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं और इक्वलिटी साइन यूज करते हैं। इनके डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, इसमें x का जैसे हम डिनोमिनेटर लिखेंगे इसे हाइड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x है 1 - 70 95। क्लियर है बात? उसके बाद y के नीचे हम डिनोमिनेटर लिखेंगे, y को हाइड करेंगे 1 2 -70, सॉरी ये -70 है और ये -95। 1 जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स है उसमें हम कांस्टेंट टर्म्स के कॉलम ऑफ विच को हाइड करते हैं। x एंड y के जो कोफिशिएंट हैं मीन्स के जो कॉलम ऑफ विच हैं उन्हें एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, ये आपने लिख दिया है। अब इसमें हम कराएंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे x बाई 95 × 2, 5 × 2 95 × 2 कितना हो जाएगा 2 × 5 ये हो जाएगा 10, 1 रिमाइंडर 9 × 2 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 190, 190 माइनस एंड माइनस ये शायद प्लस हो जाएगा, प्लस का 70, 190 + 70। आई होप कि ये बात क्लियर है। 95 कहाँ है, ये जब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये 95, देखिए ये आपका 70 यहाँ पर ये माइनस नेगेटिव टाइम्स होगा भाई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 × 2 -110 + 70 ये आपका निगेटिव टाइम्स आ जाएगा भाई, 190 आपका निगेटिव आएगा। उसके बाद -y डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा -95 -140 -140 नहीं प्लस का 140 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस साइन यहाँ पर यूज करेंगे। प्लस का 140 में 95 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का 45 = 1 जिसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 -4, 1 - 4 कितना होता है भाई 1 - 4 हो जाएगा -3। अब यहाँ पर से एक चीज मिल गई है, एक इक्वेशन A = B = C, इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। -190 में से 70 आप सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा -120 फाइंड हो जाएगा। एक स्टेप हम यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी ना दिखने लगे। अब यहाँ पर से एक बार इसको इक्वल करिए 1/3 के, और यहाँ पर y वाले टर्म्स को भी एक बार 1/3 के इक्वल करिए। देन हम यहाँ पर x एंड y सिमिलर सेपरेटली फाइंड कर लेंगे। x = 1/20 ये निगेटिव टाइम्स है = -1/3 एंड -y/45 = -1/3। जब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे x/20 को, इसमें कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x =
120/3 x इक्वल टू 120/3 मीन्स x कितना मिल गया साथियों? x मिल गया आपको 40। सिमिलर जब आप y को फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 45/3। y इक्वल टू 45/3 मीन्स 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये मिल जाएगा आपको 15 के इक्वल। और 15 y और x हैं क्या? x तो है हमारे फादर्स की एज और जो y है वो है सन की एज। मीन्स की जो पिता की उम्र है इस समय वो 40 साल के बराबर है, और यहीं पर जो उसके पुत्र की उम्र है मीन्स की उसके बेटे की जो उम्र है वो भाई 15 साल का है। तो यहां पर आप क्लियर लिख सकते हैं, हेंस फादर्स एज इक्वल टू 40 ईयर एंड सन्स एज इक्वल टू 15 ईयर। हेंस मुझे लग रहा है आप लोग लिख लेंगे, या कहां पर लिखूंगा? चलिए यहां पर लिख देता हूं, हेंस फादर्स एज इक्वल टू 40 ईयर, क्योंकि हमने हर एक चीज को ईयर पे कैलकुलेट किया है। एंड यहीं पर ये जो सन की एज है साथियों, ये कितनी मिली हमें? y मीन्स की 15 ईयर, 15 साल का बच्चा है वो लड़का। अब ये आपकी एग्जांपल 3 थी, और इसी एज से रिलेटेड एक एग्जांपल 4 हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम है वो आएगी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। चलिए एग्जांपल यहाँ पर 4 गिवन है हमारे यहाँ। 10 years ago fathers was 12 times as old as his son, and 10 years hence he will be twice as old as his son will be, find their present age। जो क्वेश्चन है भाई इसमें एक पिता और पुत्र का फिर से एक रिलेशन गिवन है उनकी उम्र का, और यहाँ पर वो बात कर रहा है कि 10 year ago मीन्स कि जो आज की उम्र है उससे 10 साल पहले की बात कर रहा है। 10 year ago फादर्स वाज, जो उसके पिता की उम्र थी वो 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, जो उसके पुत्र की उम्र है उसका 12 टाइम्स थी। और यहीं पर वो बात कर रहा है कि ईयर्स 10 years हेंस मीन्स कि 10 साल बाद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, इसकी जो उम्र है 10 साल बाद ये दोगुनी हो जाएगी उसके पुत्र की उम्र की अपेक्षा। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि उनकी प्रेजेंट एज मीन्स कि वर्तमान में उनकी उम्र कितनी है, उन दोनों की वर्तमान में उम्र कितनी है ये हमें फाइंड करनी है। तो देखिए वर्तमान की उम्र तो हमें नहीं पता है कि उसके फादर्स की उम्र क्या है या फिर उसके पुत्र की या सन की एज क्या है। तो क्या हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर अगर हम सपोज करें एक बात, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर हम एक चीज सपोज करें कि भाई उसके जो पिता की उम्र है अभी की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है, एंड उसके बाद में जो दूसरी बात है उसके बेटे की उम्र है वो y ईयर है, तभी तो हम बता पाएंगे कि इससे 10 साल पहले उसकी उम्र कितनी रही होगी। चलिए यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि फादर्स की एज है, फादर्स की एज कौन सी? हम यहाँ पर प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। वर्तमान में पिता की जो उम्र है ये ये x ईयर है, हमने इसे x ईयर कह लिया, और यहीं पर जो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन है ये y ईयर है। देखिए इतनी बात आप थोड़ा सा क्लियर होके अच्छे से देखिएगा यार, यहीं पर से हमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। उसने क्वेश्चन में अब कहा है कि 10 year ago 10 साल पहले, जैसे अगर मैं अपने आप को बताऊं कि यार मेरी उम्र आज 22 ईयर है, मैं आपसे कहूं कि मेरी उम्र 10 ईयर पहले मीन्स 10 साल पहले कितनी रही होगी, आप कहेंगे 12 ईयर, मीन्स कि 22 में से आपने कितना सब्ट्रैक्ट किया, 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया।
मीन्स यहीं पर एक सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर इनकी वर्तमान उम्र मीन्स की जैसे मेरी 22 थी तो इनकी यहाँ पर x एंड y है। अब इसमें हमें इनकी 10 ईयर एगो की बात करें, 10 साल पहले की, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, मीन्स की वर्तमान की जो उम्र है, जो प्रेजेंट की इनकी उम्र है, उसमें से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनकी 10 ईयर एगो की हमें एज मिल जाएगी। सबसे पहले हम इसकी 10 साल पहले की बात करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट केस में क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि 10 ईयर एगो फादर्स वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। इसके 12 टाइम्स तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं इसकी बात कि 10 ईयर एगो जो उम्र है इसके पिता की और इसके पुत्र की कितनी होगी। 10 ईयर एगो फादर्स एज कितनी रही होगी। आपने कहा उसकी वर्तमान में x है, अब भाई 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो मीन्स की ये पूरी उम्र कितनी हो गई, x माइनस 10 हो गई। अगर x माइनस 10 इसके पिता की रही है और इसका पुत्र भी आज y का है तो 10 साल पहले इसका पुत्र कितने रहा होगा, y माइनस 10 रहा होगा। तो ये 10 ईयर एगो सन एज ये जो है उसके पुत्र की उम्र है, और पुत्र की उम्र अगर आज y है, y में 10 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 10 ईयर पहले की उम्र का अंदाजा मिल जाएगा कि इतनी रही होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, 10 ईयर एगो फादर्स वाज 12 टाइम्स, जो फादर्स है, ये जो फादर्स की एज है x माइनस 10, ये 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। इसके जो पुत्र की उम्र थी y माइनस 10, इसका 12 टाइम्स थी। मीन्स कि हमें कंडीशन क्या मिल जाएगी, x माइनस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 10। कंडीशन मिल चुकी है, ये आप सिंबल यूज करिए। आप यहाँ पर से कंडीशन मिल गई x माइनस 10, ये जो पिता की उम्र है, क्वेश्चन को आप रीड करिए, पिता की उम्र फादर्स एज ये 12 टाइम्स है। किसके 12 टाइम्स है, ओल्ड एज हिज सन। इसके पुत्र की जो उम्र रही है, इसके जो पुत्र की उम्र रही है y माइनस 10, इसका भाई 12 टाइम्स थी। कब, 10 साल पहले, 10 साल पहले इतनी उम्र इसकी रही है। अब इसे थोड़ा सा आप एडजस्ट वे में सॉल्व करिए। जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, x माइनस 12y माइनस 10। अब माइनस ये कितना है, ये हो जाएगा साथियों यहाँ पर माइनस 120, 120 में आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव साइन के साथ में, मीन्स ये कितना हो जाएगा, प्लस का 110 इक्वल टू 0। हमने पूरी इक्वेशन को LHS में शिफ्ट कर दिया है एक साथ में, कोई भी ज़्यादा स्टेप हम यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं। मीन्स मुझे एक इक्वेशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर केस फर्स्ट की हमने बात कर लिया है, उसके बाद उसने एक कंडीशन और कही है, 10 ईयर हेंस। 10 ईयर हेंस का मतलब क्या है भाई, वो कह रहा है 10 साल बाद। अब 10 साल बाद कब से, आज की एज से हम देखते हैं। जैसे मैं आज 22 का हूं तो मतलब कि 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा, मीन्स 32 हो जाएगा। अगर ये x है तो कितने हो जाएंगे, x प्लस 10, y प्लस 10। तो यहां पर आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर हेंस, 10 ईयर हेंस, या फिर लिख दीजिए आप आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। पुत्र की उम्र, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, फादर्स एज, 10 साल बाद दोनों की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज। भाई आज हमारी फादर्स की उम्र है x ईयर, 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर हो जाएगी। सिंपल सी बातें हैं। यहां पर इसके पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, अरे इसकी उम्र आज y ईयर है, 10 साल बाद y प्लस 10 ईयर हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर हो गई। अब क्वेश्चन ने फिर कंडीशन दे करके रखा है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन विल बी, ही विल बी 10 ईयर बाद ही विल बी ट्वाइस, इसके 2 गुना हो जाता है, एज ओल्ड एज हिज सन। इसके जो पुत्र की उम्र है y प्लस 10। अब ये कितनी हो जा रही है भाई, इसके जो पुत्र की उम्र है इसका 2 टाइम्स हो जा रही है। मीन्स ये जो पिता की उम्र x प्लस 10 है, पिता की उम्र का 2 गुना हो जा रहा है। ये जो है x प्लस 10, यहाँ पर से कंडीशन आपको मिलती है
यहां पर से एक कंडीशन मिल जाएगी हमें। कंडीशन क्या आ जाएगी? ये कंडीशन आ जाएगी x + 10 मीन्स कि अब 10 साल बाद जो पिता की उम्र है ये पुत्र की उम्र का 2 गुना हो जा रही है। तो 10 साल बाद की उम्र 2 टाइम्स ऑफ बेटे की उम्र का बेटे की उम्र 10 साल बाद का 2 गुना हमने कर दिया। अब इसे थोड़ा सॉल्व करिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x - 2y, ये हो जाएगा -20 - 20 + 10 -20 + 10 ये हो जाएगा -10। तो यहां पर से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल चुकी है। सेकेंड इक्वेशन हो गई x - 2y - 10, x - 2y - 10 = 0। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए साथियों, इसे आप इक्वेशन सेकेंड लेट कर लीजिए। यहां पर से x की कोफिशिएंट सेम है, क्या हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं? हम यहां पर सबसे पहले इन्हें दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। दो समीकरण है, दोनों को आप घटा देंगे। x को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, x को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भाई यहां पर से x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक बार मैं लिखता हूं यहां पर, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। मैं भी हो सकता है आज आप पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत से लोग हैं पहली बार पढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं दोबारा पढ़ते हैं, बहुत से लोग बार बार पढ़ते हैं। तो भाई ये आपकी इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स कि इनके साइन सिंबल्स आपके चेंज हो जाते हैं। ये करना काफ़ी आसान होता है। ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए। -12 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? -10y, -10y इक्वल टू -10y + 120, -10y + 120 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा? यहाँ पर से y इक्वल टू हो जाएगा 120/10, माइनस में से आपका कैंसिल हो जाएगा। 120/10 कितना हो जाएगा? y इक्वल टू मिल जाएगा आपको 12। अब इस y को आप पिक करके चाहे इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर लीजिए या इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लीजिए। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे आपका सॉल्यूशन अप्रोच कम हो जाएगी। तो यहां पर से पुट कर रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। दूसरे समीकरण में y की वैल्यू को रखने पर x - 2y, x - 2y, y क्या है भाई? 12 आ गया है, -10 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, ये है -24 -10 -10 एंड -24 माइनस का 34 हो जाएगा, सॉरी, -34 इक्वल टू 0। x कितना आ गया? x इक्वल टू 34। और x साथियों आपने लेट क्या किया था? x है हमारे यहां पर क्वेश्चन में प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पिता की जो वर्तमान की उम्र है वो है 34 साल, और यहीं पर जो पुत्र की वर्तमान उम्र है मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 12 ईयर, 12 साल का बच्चा है। तो यहां पर आप नोट कर लीजिए, हेंस फादर्स एज, फादर्स नहीं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। भाई हमें वर्तमान की उम्र फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जो पिता की उम्र है ये 34 साल है, y ईयर्स, सॉरी 34 ईयर्स। एंड यहीं पर जो सन की एज है, सन्स एज, सन्स की भी हम एज जो लिख रहे हैं यहाँ पर ये प्रेजेंट एज ही है साथियों, ये है 12 ईयर, 12 साल। आई होप कि आपने देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। आपको लग भी रहा होगा भैया क्या क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इतने साधारण साधारण क्वेश्चन। बस इसकी लैंग्वेज में हमें थोड़ा सा फोकस्ड रहना होता है और इसकी लैंग्वेज का यूज करके हमें इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट जैसे ही करते हैं फिर तो बस प्रीवियस प्रॉब्लम है जिन्हें हम लोग बहुत अच्छे से रिकॉल कर रहे हैं और इसको रिवीजन भी कर रहे हैं कि हमारी जो प्रीवियस यूजेस थे, हमारे मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशंस, उसको हम कैसे यूज करते हैं और उसके वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, और इस लास्ट क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसी के साथ में इस क्लास को हम एंड करेंगे। और ये प्रॉब्लम्स जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है।
तो आप एक हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। और एग्जांपल यहां पर फिफ्थ गिवन है, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 36 kilometer downstream in 7 hours. Also it cover 40 kilometer upstream and 48 kilometer downstream in कितने आवर, यहाँ पर 9 आवर, सॉरी मैं in 9 hour find the speed of boat in still water and that of the stream। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी मेथड हैं आपके, चाहे वो रिड्यूसिंग एन इक्वेशन हो, या फिर टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का जो हमें यूज करना है, या फिर यहाँ पर जो आपकी सॉल्यूशन अप्रोच है, इन तीनों का हम यहाँ पर मिक्स यूज करने वाले हैं। तो भाई आप इल्यूमिनेशन मेथड, हर एक मेथड को यहाँ पर पूरी तरह से दोबारा रिकॉल करने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही दिमाग लगा के स्क्रीन पे आप नजरें जरूर रखना, कहाँ पर हमारी नाव किधर जा रही है, वरना आपकी नाव कहाँ जाएगी इसका अंदाजा नहीं लग पाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल 5 है, और ये एग्जाम्पल कह रहा है अ बोट कवर, एक नाव है वो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, धारा की दिशा में जाती है, और उसके बाद 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में आती है, मीन्स डाउन स्ट्रीम। इन दोनों चीजों में जो से समय लगता है टोटल वो 7 आवर, 7 घंटे का समय लगता है एक नाव को धारा की दिशा में 32 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर यात्रा तय करने में। और उसके बाद आल्सो इट कवर, ये और भी डिस्टेंस कवर करती है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर आती है, तो इसको टोटल टाइम लगता है 9 आवर, 9 घंटे। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, हमें स्पीड ऑफ बोट मीन्स की नाव की चाल फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। और वो बोट कैसा है, बोट में स्टिल वाटर मीन्स की आपका पानी यहां पर रुका हुआ है, स्टिल वाटर। अभी तक हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो स्पीड फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है बोट इन स्टिल वाटर, मीन्स कि रुके हुए पानी में नाव की चाल क्या होगी, एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स धारा की चाल भी हमें यहां पर फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। इस क्वेश्चन का अब हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले ये जो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट है, बोट की जो चाल है स्टिल वाटर में कितनी है और इसकी धारा की चाल है, मीन्स की स्ट्रीम, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ये कितनी है, इसे हम लेट कर लेते हैं। इसके बाद में हम इसे लेकर के चलते हैं कि ये कैसे चलेगी, कैसे कवर करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लेट कर रहे हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लेट कर रहे हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में नाव की जो चाल है ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, मीन्स x किलोमीटर पर आवर है। एंड यहीं पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है y किलोमीटर पर आवर। अच्छा इतनी बात हो गई भाई, ये जो है स्टिल वाटर में है और ये आपकी स्पीड है, स्ट्रीम की धारा की चाल है। एक छोटा सा रिलेशन मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपने वैसे रिलेशन तो पढ़ा ही होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय मीन्स की एक रिलेशन है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये एक रिलेशन है। या फिर यहीं पर से अगर हमें टाइम फाइंड करना हो, अगर मुझे टाइम फाइंड करना हो तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाता है, टाइम इक्वल टू हो जाएगा भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। अभी हम इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ये जो रिलेशन है मैंने आपसे बताया ही था कि आप एक हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसका यूज करेंगे।
अब देखिए एक बार, ये जो नाव की चाल थी स्टिल वाटर में है x, और जो धारा की चाल है ये y किलोमीटर है। लेकिन ये जो एक धारा की चाल में अगर हम कभी नाव को लेकर के जाएंगे, अगर धारा की दिशा में अप स्ट्रीम जाते हैं, तब हमारी जो चाल है वो रिड्यूस हो जाती है। कितने रिड्यूस होती है? जितने हमारी धारा की चाल होती है। अगर आप कहीं पर भी किसी झरने में कभी तैरे होंगे, तो आप जब धारा की दिशा में, जिधर से पानी बह रहा है, अगर उधर आप तैरते हुए जाते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। कितनी कम होती है? जितनी स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है। लेकिन जब आप धारा की दिशा में धारा के साथ तैरना शुरू करते हैं, तब आपको धारा की चाल भी एक साथ मिल जाती है। तब आपकी स्पीड में धारा की चाल भी ऐड हो जाती है और आप तेजी से कहीं पर भी स्विम करते रहते हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले स्पीड हम देखेंगे जो अप स्ट्रीम में अपने बोट की। तो यहाँ पर थोड़ा लिखिएगा, देन स्पीड अप स्ट्रीम, देन स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड अप स्ट्रीम। हम जब धारा की दिशा में नाव को लेकर के जाते हैं, सॉरी स्ट्रीम, धारा की दिशा में जब नाव को लेकर के जाते हैं, तो मैंने कहा आपकी जो नाव की चाल है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये जो है नाव की चाल है। अब ये अप स्ट्रीम जा रही है, मीन्स कि धारा की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जितनी स्पीड होगी स्ट्रीम की, धारा की दिशा की जितनी चाल होगी, उतनी चाल इसे रिटार्डेशन देगी, मीन्स कि इसको विरामावस्था में लाने की कोशिश करती है। तो ये हो गई किलोमीटर पर आवर में x माइनस वाई किलोमीटर। दूसरी बात, जब हम स्पीड देख रहे हैं इसी नाव की डाउन स्ट्रीम में, देखिए स्पीड अब हम देख रहे हैं डाउन स्ट्रीम में। जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम में, अब डाउन स्ट्रीम में पहले तो हमारे नाव की चाल है भाई, नाव की चाल x है। अब डाउन स्ट्रीम में जब चल रहे हैं तो हमें धारा की चाल भी मिल जाएगी, मीन्स कि हमारे नाव की चाल में ही ऐड हो जाएगी धारा की चाल। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आप ऐड कर देंगे और आपको मिल जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आपके नाव की अब चाल हो चुकी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में। अब अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन बात करेंगे, अभी तक तो रही ये बेसिक बातें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न हमसे कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ए बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। मीन्स कि इसमें हमें टोटल टाइम गिवन है, टोटल टाइम गिवन है 7 घंटे का समय लग रहा है उसको। 32 किलोमीटर की यात्रा अगर वो अप स्ट्रीम में करता है और 36 किलोमीटर की यात्रा वो अगर डाउन स्ट्रीम में करता है। मीन्स कि क्या हम एक टाइम यहां पर से फाइंड कर लें, 32 किलोमीटर जो हमारी डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम को डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ट्रेवलिंग कितना लगा है, उसे हम यहाँ पर से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में टोटल टाइम हमें इसका गिवन है, इसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर से अब हम इसकी बात कर रहे हैं, नाउ टाइम टेकन 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, नाउ टाइम टेकन, टाइम कौन से टेकन? 32 किलोमीटर। अभी हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मीन्स कि 32 किलोमीटर अगर हम धारा की दिशा में चाल चलते हैं तो उसमें जो लगा हुआ टोटल समय है वो कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमारे जो नाव की चाल है अप स्ट्रीम में कितनी है साथियों? x माइनस वाई। यहां पर ये हो जाएगा टाइम है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारी देखिए यहां पर डिस्टेंस हमारी 32 किलोमीटर, तो 32 है डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है? नाव की जो स्पीड है, अप स्ट्रीम की जब बात कर रहे हैं तो x माइनस वाई हम यहां यूज करेंगे, x माइनस वाई। ये आपके इतने आवर्स आ चुके हैं, क्योंकि टाइम है भाई, सिंपल सी बात है आवर में आएगा, क्योंकि उसे भी तो 7 आवर, आवर में ही तो हमारी क्वांटिटी गिवन है। अब उसके बाद यहीं पर वो एक बार और यात्रा करा 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर। टाइम टेकन 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम
धारा की विपरीत दिशा में लगा हुआ उसका जो समय है, अब ये टाइम इक्वल टू फार्मूला फिर यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब यहां पर दूरी कितनी है भाई, 36 किलोमीटर हो जा रहा है, 36 किलोमीटर। तो 36 लिखे न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे स्पीड से। स्पीड कौन सी लेनी है भाई, हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस वाई किलोमीटर, x प्लस वाई किलोमीटर। ये 36 बाई x प्लस वाई आवर्स आ चुके हैं, इतना टाइम उसको लगा है। अब ये जो टोटल टाइम है, क्वेश्चन ने कहा है इस बोट को 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जो टोटल टाइम लग रहा है ये 7 आवर है। मींस ये जो टाइम है और ये जो टाइम है, इन दोनों टाइम्स को आप ऐड कर दीजिए। इन दोनों टाइम्स को जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। और हमें तो इक्वेशन की ही फिक्र थी स्टार्टिंग से कि कब हम एक इक्वेशन में इसे कन्वर्ट कर पाए। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है, इसका केस फर्स्ट है। अभी हमें काफी चीजें रफ करनी पड़ेंगी, तो आप साथ में इसे नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भाई थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू, इस टोटल टाइम को आपने ऐड किया और ये टोटल टाइम कितना गिवन है, 7 आवर। 7 के इक्वल हो गई, ये आपने इक्वेशन यहां पर से फर्स्ट फाइंड कर लिया है। आप लोग फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं। दूसरी बात यहां पर उसने केस सेकंड की बात कही है, आल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर। अब उसको 9 घंटे लग रहे हैं भाई, डिस्टेंस अब थोड़ी सी बदल गई, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है। तो यहां पर केस सेकंड की हम बात कर रहे हैं। केस सेकंड या फिर क्वेश्चन की जो सेकंड लैंग्वेज कह रही है कि इसको 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में ये टोटल टाइम गिवन है 9 आवर। मीन्स कि इसमें टाइम कितना लगा होगा, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जैसे यहां पर हमने टाइम फाइंड किया है। तो यहां पर फाइंड करेंगे टाइम टेकन 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम टेकन 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। जब हम धारा की दिशा में 40 किलोमीटर यात्रा करते हैं, तब हम यहां पर नाव की चाल क्या हो जाएगी, यहां पर अब हम यूज करेंगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है, यहां पर 40 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाई, अब हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो भाई अप स्ट्रीम में हम x माइनस वाई ही यूज करेंगे। तो ये हो जाएगी x माइनस वाई आवर्स। ये आपका टाइम है, टाइम आपका घंटे में आएगा, टाइम की जो यूनिट्स है वो आप आवर्स में लिखेंगे। और उसके बाद में सेकेंड हम यहां पर बात करेंगे कि ये जो 48 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम में, इसमें भी कुछ समय लग रहा होगा, कितना समय लग रहा है उसे फाइंड कर लेते हैं। टाइम टेकन 48 किलोमीटर, टाइम टेकन 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्योंकि भाई अब हम डाउन स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है, मीन्स कि इसमें 48 किलोमीटर में जो लगा हुआ समय है वो कितना है, डिस्टेंस 48 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, ये है x प्लस वाई आवर्स, मीन्स 48 बाई x प्लस वाई आवर्स। अब इसको टोटल टाइम जो लगा है कवर करने में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, ये 9 आवर है। मीन्स इन दोनों टाइम्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो यही जो टाइम है वो 9 घंटे के बराबर है। भाई इसे हम ऐड कर रहे हैं, चलिए मैं इसे ऐड करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हम ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर है ये 40 बाई x माइनस वाई प्लस, क्योंकि ये टोटल टाइम है ना हमें गिवन है, और भाई हमने तो अभी तक टाइम ही फाइंड किया है, ये इक्वल टू 9, हम इसे इक्वेशन सेकंड कह रहे हैं। अच्छा, दो चीजें आपने यहां पर से फाइंड कर लिया है। अब देखिए मैं यहां पर रफ कर रहा हूं क्वेश्चन को, इधर का आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूसिंग एन इक्वेशन यूज करेंगे। आपको प्रीवियस सेशन रिकॉल हो रहे होंगे कि जब ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलती है
जिनमें इनके कोफिशिएंट कुछ फ्रैक्शन में गिवन हो और बोथ में से वो फ्रैक्शन अगर कॉमन होते हैं, जब फ्रैक्शन कॉमन होते हैं तो इस फ्रैक्शन को किसी एक वेरिएबल u और v में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर इन्हें लेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर आप देखें, ये जो 40 इंटू 1/x-y है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ देखिएगा, प्लस 48 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। यहाँ पर है सेकेंड 42 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस 36 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, मीन्स x माइनस वाई एंड x प्लस वाई ये बोथ इक्वेशंस में है। मीन्स कि मैं यहाँ पर लेट कर सकता हूँ, रिड्यूसिंग एन इक्वेशन हम यहाँ यूज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं 1/x माइनस वाई को अगर हम u कहें, वेरिएबल u के इक्वल लेट कर रहे हैं, एंड 1/x प्लस वाई को वेरिएबल v लेट करें, दो चीजें लेट कर रहे हैं, देन इक्वेशन क्या हो जाती है, देन इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन हमारी हो जाती है, या फिर इसे कह सकते हैं द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, ये फर्स्ट केस है 32 1/x माइनस वाई को हमने कहा u कर दीजिए आप, तो 32u हो गया प्लस 36v इक्वल टू 7, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 40 1/x माइनस u को आप u कह रहे हैं प्लस 48 1/x प्लस वाई को v कह रहे हैं इक्वल टू 9, इक्वल टू 9 को आप यहां पर दोनों को LHS में ही शिफ्ट कर दीजिए, -7 इक्वल टू 0। ये आप यहां पर इक्वेशन थर्ड फाइंड करते हैं साथियों, ये इक्वेशन यहां पर से फोर्थ फाइंड कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी है ही, तो ये इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें एक साथ यूज हो रही हैं, काफ़ी ऑपरेशन हम एक साथ यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर से सेपरेटली हम u एंड v फाइंड कर सकते हैं। u एंड v फाइंड करने के लिए कौन सा आप मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, ये जो है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आप इसमें रिड्यूसिंग एन इक्वेशन भी यूज करेंगे, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड मेथड ऑफ जो आपका एलिमिनेशन है वो भी अभी यूज करने वाले हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब u एंड v की सेपरेट यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ। देखिए ये u है, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम 36 इंटू -9, 36 इंटू -9 माइनस ऑफ 49 इंटू -7, इक्वलिटी साइन यूज करते हैं, माइनस के साथ में सेकेंड वेरिएबल हम यूज करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई, ये है जब हम इसको यूज करते हैं तो ये आपके टर्म्स हैं, ये जो कॉलम ऑफ फीचर इन्हें हाइड करते हैं और इन्हें एज इट मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू -9 माइनस ऑफ 40 इंटू -7, इक्वलिटी साइन अगेन यूज करेंगे। वेरिएबल यहाँ पर क्या यूज करते हैं 1 यूज करते हैं, डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y के कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 48, 32 इंटू 48 माइनस ऑफ 40 इंटू 36, 40 इंटू 36। एक मिनट, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें कैमरे में नहीं दिख रही होंगी, बात क्लियर है भाई? बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, चलिए कैमरे थोड़ा एडजस्ट करना होगा। अब ये चीज़ें आपको कैमरे में क्लियर दिख रही होंगी, तो आपने यहाँ पर u v और कांस्टेंट टर्म्स के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया है। अब इसे हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर इसके जो सिंप्लीफाई करने में क्या क्वेश्चन अगर लेंदी हो रहा है तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, आप लोग आसानी से अपने टाइम लेकर के इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा u बाई 36 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 324। तो कुछ चीज़ें और रफ करते हैं, ये जो इक्वेशंस हैं इन्हें रफ करते हैं, बहुत इक्वेशन मैं रफ कर रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन के साथ में चेंजेज आए हैं वो कुछ ये हैं कि इसके जो सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, ये हो गई u बाई 36 इंटू -9, ये हो गया -324, u बाई -324
और इसके बाद में इसे मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे। 48 इंटू 7, 48 इंटू 7 जब करेंगे तो 336 मिल जाएगा, मीन 36 प्लस का हो जाएगा 336 इक्वल टू v अपॉन, इसको 32 को 9 से आप मल्टीप्लाई करें कितना मिल जाएगा, माइनस ऑफ 288 ये मिल चुका है। और उसके बाद में ये कितना 7, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 प्लस 280 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1 की जब हम बात कर रहे हैं भाई 32 इंटू 48, 32 इंटू 48 जब करेंगे तो ये मिल जाता है 1536, 1536। उसके बाद ये माइनस साइन आप यूज करेंगे, ये कितना है 4 इंटू 36, ये मिल जाएगा आपको 1440 के इक्वल। आपका टाइम ज्यादा ना लगे भाई, इसलिए मैंने यहां पर जो कैलकुलेट करके रखा है उसे मैंने एज इट इज यहां पर पुट कर दिया है। अब एक चीज है, इन्हें सॉल्व कर लीजिए, इन्हें ऐड करिए, इन्हें ऐड करिए और इन्हें ऐड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, u बाई माइनस 324 में 336 आप सब्ट्रैक्ट करें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका, ये प्लस का साइन देके 336 आपका यहाँ बड़ा है, 24 में से मीन्स 36 में 24 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 मिल जाएगा पॉजिटिव टर्म्स, तो ये हो जाएगा u बाई 12 इक्वल टू, ये है निगेटिव टाइम्स हमने y में v में यूज किया था, सॉरी ये v निगेटिव है, डिवाइडेड बाई 288 में 280 मीन्स कि इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 80 में से मीन्स कि 8 मिल जाएगा आपको, वो भी निगेटिव टाइम्स का 8 मिलेगा, 88 है इक्वल टू 1 अपॉन 1536 में 1440 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1536 में जब हम 1440 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पॉजिटिव टर्म से मिलता है, पॉजिटिव कितना मिलता है 96, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 96। अब सिमिलर एक बार और यूज कर लीजिए, ये जो u है u बाई 12 इक्वल है कांस्टेंट टर्म्स के, इसके कर दीजिए। एक बार ये जो v वाले टर्म्स है इसे कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर दीजिए। यहां पर से दो आप इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर से u बाई 12 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 96 एंड माइनस v बाई माइनस 8 इक्वल टू 1 बाई 96। तो यहां पर से जब u फाइंड करेंगे साथियों, ये कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 12 बाई 96, 12 बाई 96 एंड यहीं पर v इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई 96। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 से सीधा डिवाइड हो जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, मीन्स u मिल जाएगा हमें 1 बाई 8। u कितना मिल गया, 1 बाई 8 मिल गया एंड v भी आपको कितना मिल गया, ये 12 टाइम्स जाएगा, v इक्वल टू मिल गया 1 बाई 12। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ने u एंड v हमसे नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने तो हमसे कहा था कि हमें फाइंड करना है भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जिसे हमने x सेलेक्ट किया था, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसे हमने y कहा था। ये अभी रिलेशन आया है u एंड v में। हमने कुछ चीजें पहले लेट करी थी, हम यहाँ पर लेट करे थे u इक्वल टू 1 बाई x माइनस वाई एंड v इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पर u एंड v पुट कर दीजिए, उसके बाद इन इक्वेशंस को फिर से सॉल्व करिए। चलिए फिर से रफ करते हैं भाई। अब यहां पर अगेन हम यहां पर आगे बात करते हैं, तो ये जो कंडीशंस हैं u एंड v यहां पर हम पुट करेंगे। आप कंटिन्यू वैसे ही लिखते रहिएगा भाई, जैसे चीजें चल रही हैं आगे और आगे, हर एक स्टेप ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे जगह कम पड़ रही है इसलिए रफ करना पड़ रहा है। चलिए भाई u एंड v रखते हैं। हमने u कहा है 1 अपॉन x माइनस वाई को। अब ये x एंड y को पुट कर रहे हैं। जब हम पुट करेंगे u एंड v 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू u है। u कितना हमने फाइंड किया है, 1 अपॉन 8 हमने इसे फाइंड किया, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को हम v कह रहे हैं, और v हमने यहाँ कितना फाइंड किया है 1 अपॉन 12। क्या इसे सॉल्व करके x माइनस वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 8 मिल जाएगा, x प्लस वाई कितना मिल जाएगा, यहाँ पर से हमें 12 मिल जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन है भाई, मैं इसे कह रहा हूँ इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन आपकी 5 है। इक्वेशन 4 एंड 5 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन यहाँ पर से x मिल जाएगा या y मिल जाएगा, कुछ इसमें से एक मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हम एलिमिनेट कर रहे हैं y को। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी देखिए यूज हो रहा है। एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बोथ को यहाँ पर ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। जब हम ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो यहां पर से 2x इक्वल टू मिल जाएगा, ये हो जाएगा 20, मीन्स x इक्वल टू मिल गया यहां पर साथियों 10। अब इस 10 को पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में। मैं इक्वेशन यहां पर फिफ्थ में 10 पुट कर रहा हूं तो यहां पर y कितना मिल जाता है भाई, यहां पर से y मिल जाता है 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इतनी स्लो। चलिए पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फिफ्थ, पांचवी इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 12, मीन्स यहां पर से y इक्वल टू आ जाएगा 12। और y और x हमने लेट क्या किया था, x हमने लेट किया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y लेट किया था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहां पर से आपकी जो नाव की चाल आ गई है, कहां पर आ गई भाई, बोट इन स्टिल वाटर मीन्स कि रुके हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में नाव की जो चाल है वो है 10 किलोमीटर पर घंटा। और यहीं पर जो स्टिल वाटर मीन्स की स्पीड ऑफ स्ट्रीम में धारा की चाल है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आप नोट डाउन कर लीजिए, हेंस द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो यार ये क्वेश्चन यहां पर एंड होता है और क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा था उसको हम यहां पर फाइंड कर चुके हैं। मैंने जैसे कहा था ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है और बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आपने लास्ट एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को यहां पर देख लिया है। कितने लोगों को यह एग्जाम्पल समझ में आया है, या फिर इस एग्जाम्पल को एक बार देखने के बाद दोबारा अपने आप से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। साथियों आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम यहां पर से हमारी एंड होती है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो लेक्चर्स हैं, हम इसे 10 लेक्चर्स के साथ में पूरी तरह से समअप कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा ट्राइएंगल, त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए अब आप कंटिन्यू रखिएगा। तो जैसा कि अगर ये वीडियो या फिर ये चैनल या मैं आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वो भी बेल आइकन को पुश करके। साथियों अगर यूट्यूब चैनल ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स विद द नोटिफिकेशन। क्योंकि जब भी यार मैं देखिए हमेशा नोटिफिकेशन का यूजेस क्या है, या फिर आपके जो कमेंट सेक्शन है कमेंट का यूजेस क्या है कि आप जब कमेंट करते हैं तो कई लोग होते हैं आपके रिव्यू देखने आते हैं कि इस लेक्चर्स के बारे में, या फिर जो टीचर्स है जो आपको टीचिंग कर रहा है उसके बारे में इसके रिव्यू क्या हैं। तो इसका काफ़ी यूज होता है। तो आप अपने कमेंट जो भी हैं आपके जिस प्रकार के भी हैं आप उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। आपका एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स साथियों देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ एक चीज़ और, अगर आप इस चैनल पे या फिर ये जो आपका लेक्चर्स है इसकी हैंड रिटन नोट्स भी चाहते हैं तो यार मैं सोच रहा हूँ कि इसकी हैंड रिटन नोट्स हम लोग प्रोवाइड करें, और ये आपके हैंड रिटन नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहीं पर इसका लिंक मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा करके इसके हैंड रिटन नोट्स भी आज डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स, और हम लोग मिलते हैं यहाँ पर हर रोज शाम 7 बजे। थैंक यू।